गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज की जो वीडियो है कुछ मतलब थोड़ा सा मेथड चेंज किया है। ये बताना मेथड सही लगा या नहीं लगा, या फिर ऐसे ही वाइट बोर्ड पे हमें वीडियोस बनानी चाहिए। ठीक है। तो आज जो लेक्चर नंबर अपना कौन सा है, 5th है केमिस्ट्री का। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिस्ट्री या फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सॉरी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बात करने वाले हैं आज इस लेक्चर की। ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक होगा, टॉपिक कौन सा है, लॉज ऑफ केमिकल, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज कौन से पढ़ने हैं, ये देखो क्लास +1 का केमिस्ट्री का ये लेक्चर चल रहा है। ठीक है। अब लॉज की बात कर रहे हैं। लॉज, फर्स्ट लॉ हमने कौन सा पढ़ना है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। एक तो इसकी बात करेंगे, साथ में इसका एक्सेप्शन यूज करेंगे हम, दूसरा यानी कि एक्सेप्शन की बात करेंगे। दूसरा होगा अपना दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर बोल लो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलना है। प्रोपोर्शन बोले तो क्या होगा, रेशो। प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो। उसके बाद थर्ड नंबर पे बात करने वाले हम, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस की बात करने वाले। बच्चों प्रोपोर्शन का मतलब रेशो होता है, याद रखना, रेशो की बात करेंगे हम इसमें। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ में हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे फोर्थ लॉ में, दैट इज लॉ ऑफ, कौन सा होगा वो, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। कंबाइनिंग वॉल्यूम्स की बात करेंगे, या फिर इसको तुम क्या बोल सकते हो, गे लुसाक लॉ, गे लुसाक लॉ भी हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद 5th नंबर पे हम बात करेंगे किसकी, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होने वाले हैं अपने, कुछ ये टॉपिक होने वाले हैं बच्चों। ठीक है। फर्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे, साथ में हम बात करेंगे इसके क्या एक्सेप्शन कहाँ देखने को हमें मिलेगा। दूसरा हम पढ़ेंगे कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है। इसका हम एक्सेप्शन देखेंगे, कहाँ पे यूज कर रहे हैं एक्सेप्शन। ठीक है। तो जो भी बातें होंगी आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम फर्स्ट लॉ के साथ। फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसकी बात करेंगे। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है नाम से ही, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम किसकी बात करने वाले हैं, कि हम इसमें ये बात बोलेंगे कि मास कैन neither be created nor be destroyed but it can transform। ठीक है, but it can transform one form to another form। अरे सेम एनर्जी की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, इसमें भी बात करेंगे हम मास और एनर्जी का क्या रिलेशन है क्या नहीं है। ठीक है। मास को क्या है, ना तो हम खत्म कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ, सपोज किया हमने एक रिएक्शन ले ली, A + B बनाएगा C। ठीक है। A + B यानी कि ये क्या अपना टोटल मास बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले जो मास होगा वो बराबर किसके होगा, टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन बिफोर रिएक्शन जो मास है वो देखेंगे हम दोनों बराबर है नहीं है। ठीक है। जैसे कार्बन + ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड। अब मास देख लेते हैं हम, कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना होता है 32 ग्राम, और CO2 का कितना आएगा 32 + 12 को जोड़ोगे तो वही आएगा कार्बन 12 + 32, क्योंकि CO2 एक कंपाउंड बना है ना यहाँ पे, तो 12 और 32 कितने हो गए 44, यानी कि टोटल कितना हुआ 44 ग्राम। जितना मास रिएक्शन से पहले था यानी कि रिएक्टेंट का था, उतना ही मास किसका है कंपाउंड का, यानी कि जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, कोई दूसरा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम, जैसे KCl है, KCl रिएक्ट कर रहा है किसके साथ AgNO3 के साथ, जिसको हम सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बना रहा वो, ये प्रोडक्ट बनाएगा KNO3 प्लस दूसरा निकलेगा क्या AgCl, जिसको हम सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। इसका मास मान लो x, इसका y1, इसका x2 मान लो और इसका y2 मान लो, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ xy1 बराबर होगा किसके x2 y2 के, ठीक है। ये क्या है अपना, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए, अब हमने मास तो पढ़ लिया, तो क्या ये मास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो ये प्रिंसिपल है, अगर बात की जाए तो क्या कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है, क्या कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है। और वैसे हम लॉज और प्रिंसिपल को एक नहीं बोल सकते, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि लॉज का तो कोई ना कोई एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल होगा उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि इसका एक्सेप्शन क्या बनेगा, ठीक है। इसका एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं बच्चों। दूसरा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होगा, तो एक्सेप्शन की अगर बात की जाए तो एक्सेप्शन होगा इसका, अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, यानी कि जहां पे क्या ये वाली रिएक्शन या फिर ये तो सुना ही है E = mc², ठीक है। ये वाली इक्वेशन तो सुनी है एनर्जी एंड मास कंजर्वेशन की, है ना, एक दूसरे के अंदर चेंज हो रहे हैं कैसे, जैसे सपोज किया न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हम पढ़ रहे हैं A + B, ठीक है, या फिर इससे पहले इस पे आ जाओ, A से B बन रहा है, ठीक है, और साथ में कुछ एनर्जी का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। अब C के बजाय यहाँ पे मैंने एनर्जी डाल दी, देखो कुछ एनर्जी का क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब मेरी बात सुना ध्यान से, अब A मास है, A से बना है B, B भी कोई प्रोडक्ट बना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है। तो क्या जो A का मास होगा वो B के मास के बराबर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा भाई, क्योंकि इसने क्या किया, इसके मास का लॉस किया है किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। A का मास यहाँ पे x मानना है, B का मास यहाँ पे y मानना है, ठीक है। तो अगर मैं x = y करूं तो इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस मास की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है, ठीक है। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड कौन सा अपना, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ क्या कहता है, देखो देख लेते हैं इसमें क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, सॉरी कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है, रेशियो है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। तो इसने क्या बोला था, पहले एक बार समझ लेते हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जैसे हमने क्या किया, दो एलिमेंट ले लिए, क्या ले लिए, दो एलिमेंट ले लिए, जैसे कि मैं बोलूं एक हमने ले लिया हाइड्रोजन और एक ले लिया ऑक्सीजन, दोनों से मिलके बना वाटर, या फिर दोनों से मिलके बना H2O2। अब ये तो क्या बना वाटर, और ये क्या बना हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है। अब अगर इसका मास मैं देखूं तो क्या आएगा, इसका मास 2 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी कि कितना आया 1:18, है ना। इसका कितना आया 2 कितना हो गया इसका 32 हो गया ना, तो इसका कितना आया 1:16। अब देखो, अब कंपाउंड से अगर हमने उसकी क्या निकाली है, सिंपल रेशियो निकाली है, सिंपल रेशियो निकाली है ना,
तो ये क्या कह रहा है, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ है वो क्या कह रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि मतलब किसी पार्टिकुलर कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो एलिमेंट होंगे ना उसकी मास रेशो क्या होगी, वो फिक्स रहेगी, या फिर मैं बोलूं कि वो एक सिंपल रेशो के अंदर है।